अबे सिंप्लीफाइंग योर स्टडी। ठीक है, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कंप्लीट क्लास 10th रिफ्लेक्शन इन वन शॉट। अगर मैं पूरी फिजिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूं 10th क्लास की, तो आपकी पूरी फिजिक्स 2 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहली यूनिट है आपकी ऑप्टिक्स, इसके अंदर आपके 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा चैप्टर है आपका रिफ्रैक्शन और तीसरा चैप्टर है आपका ह्यूमन आई। ठीक है, और जो आपकी सेकेंड यूनिट है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये आपका पूरी फिजिक्स का क्लास 10th का डिस्ट्रीब्यूशन है। 10th क्लास का आपका पूरी फिजिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और आपकी जो फिजिक्स है वो है 25 मार्क्स की। अगर ध्यान से देखोगे, साइंस के अंदर 3 कैटेगरीज हैं आपकी। पहली है आपकी फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है बायो। और इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 25, 25 और 30। और 25 नंबर की फिजिक्स आपकी ये है, यानी कि 13 नंबर की आपकी ऑप्टिक्स है और 12 नंबर की आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की यूनिट है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई, 3 चैप्टर आपके इसके अंदर है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, और 2 चैप्टर आपके सेकेंड यूनिट के अंदर है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये हो गया आपका 13 प्लस 12, यानी कि आपका टोटल हो गया 25 नंबर का फिजिक्स का पार्ट। तो आज का हमारा जो टारगेट है, आज का हमारा टारगेट है पूरा साइंस का, फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन एक पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, एक शॉट में कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको रिफ्लेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान से पूरी वीडियो तक मेरे साथ बने रहो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन क्या है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द मीडियम, यानी कोई एक लाइट आई, किसी मीडियम पे टकराई और वहां से टकराने के बाद वापस से बाउंस बैक कर गई। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये एक हमारा सरफेस है। ठीक है, कोई भी सरफेस, कोई भी रे ऑफ लाइट आई, टकराने के बाद वापस चली गई। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से सुनो, जो रे ऑफ लाइट आएगी उस रे का क्या नाम होगा? इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद चली जाएगी उसका नाम हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और हमने सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन डाल ली, इस लाइन का हमारा क्या नाम हो जाएगा? नॉर्मल। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, हमने इसको क्या नाम दे दिया? एंगल आई। क्या नाम दे दिया? एंगल आई। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? आर। यानी क्या नाम दे दिया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा आई है ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो हमारा आर है ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन की बेसिक थ्योरी है। ये रिफ्लेक्शन की क्या है? बेसिक थ्योरी है। अब यहां से नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पहले हमने कवर करा व्हाट इज रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन।
नेक्स्ट हमने क्या कवर करा, नेक्स्ट हमने क्या करा, इंसिडेंट रे क्या है, जो रे ऑफ लाइट सरफेस पे आने के बाद टकराएगी उसको हमने क्या नाम दे दिया, इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद वापस चली जाएगी उस रे को हमने क्या नाम दे दिया, रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में हमने एक परपेंडिकुलर डाल दी सरफेस के, उसका क्या नाम हो गया, नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन गया आर, इसका हमने क्या नाम दे दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहीं से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जनरली हमारे पास फिजिक्स में दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों रेज सेम प्लेन पे लाई करेंगी। क्या करेंगी, सेम प्लेन पे लाई करेंगी। सेकंड, और जो हमारा सेकंड लॉ है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा हमेशा बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इमेजिन करके देखो, अगर कोई इंसिडेंट रे 45 डिग्री पे आई है, मीडियम को स्ट्राइक करी है, तो वही रे 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का बेसिक कवर हो गया। अब चलते हैं आगे। चलो, रिफ्लेक्शन समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पूरा रिफ्लेक्शन एक शॉट में कवर कर देंगे। आपको इस वीडियो के अलावा रिफ्लेक्शन में और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारे रिफ्लेक्शन के जनरली दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन, नंबर 2 इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी को हम नाम देते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन भी। क्या नाम दे सकते हैं, स्मूथ रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम क्या नाम दे सकते हैं, रफ रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या नाम दे देंगे, रफ रिफ्लेक्शन। अब ये होते क्या है, ध्यान से सुनो। अगर हमारा रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस से हो रहा है, अगर हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ सरफेस से हो रहा है, तो उस रिफ्लेक्शन को हम देंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन नाम। क्या नाम देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सपोज ये मेरा सरफेस है, ये एकदम स्मूथ है, तो जो भी इंसिडेंट रे आएगी टकराने के बाद जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से मेरी क्या कर जाएगी, वापस चली जाएगी। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या नाम देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्मूथ रिफ्लेक्शन। इस केस में एंगल आई हमेशा बराबर होगा किसके, एंगल आर के। ठीक है। नेक्स्ट, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन हमारा स्मूथ सरफेस से नहीं होगा, एक रफ सरफेस से होगा, उस रिफ्लेक्शन को हम क्या नाम दे देंगे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। सपोज मेरा सरफेस कैसा है, रफ सरफेस, कोई रे ऑफ लाइट आई चली गई, आई चली गई। तो आप लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस केस में जो हमारी एंगल आई है वो नॉट इक्वल है हमारे किसके, एंगल आर के। तो अगर एंगल आई हमारा एंगल आर के इक्वल हो जाएगा तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या नाम देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर हमारा एंगल आई नॉट इक्वल है एंगल आर के, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या नाम देंगे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब तक हमने क्या कवर कर लिया, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज। अब इमेज क्या है, फिजिक्स में इमेज का मतलब है जहां पे दो रे ऑफ लाइट हमारी आपस में क्या कर जाएं,
इंटरसेक्ट कर जाए, जहां पे दो रे ऑफ लाइट हमारी आपस में क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, ऐसी या इंटरसेक्ट कर जाए ऐसे पॉइंट पे जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे हमारी किस चीज की फॉर्मेशन होगी, इमेज की फॉर्मेशन। ठीक है, तो व्हाट इज इमेज? अ पॉइंट या इमेज इज समथिंग दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड इमेज फॉर्मेशन, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड इमेज फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इमेजेस। अब ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ इमेजेस। सेम जैसे हमने रिफ्लेक्शन के टाइप्स पढ़े, वैसे ही हमें इमेज के टाइप भी पढ़ने हैं। अब हमारे पास कितने टाइप्स की इमेज है? सेम हमारे पास दो टाइप्स की इमेज है। सबसे पहले नंबर 1 रियल इमेज, नंबर 2 वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज जिसको हम एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इमेज यानी कि दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ऐसी इमेज जिसको हम एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसी इमेज को हमने क्या नाम दे दिया? रियल इमेज। सेम ऑन इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी में, ऐसी इमेज जिसको हम एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, यानी कि नॉट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ऐसी इमेज जिसको हम एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ऐसी इमेज को हमने क्या नाम दे दिया? ऐसी इमेज को हमने नाम दे दिया वर्चुअल इमेज। तो कितने टाइप तरह की इमेजेस हो गई हमारे पास? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? अ इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका अब तक का बेसिक। अब यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। अब जो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका मिरर। क्या टॉपिक है? मिरर। तो अब हमें आपकी क्लास 10th की फिजिक्स में मिरर पढ़ना है, और मिरर में जनरली हमें दो तरह के टॉपिक पढ़ने हैं। देखो ध्यान से अगर इस वीडियो को देखोगे ना, पूरा रिफ्लेक्शन एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिरर, कितने तरह के मिरर पढ़ने हैं? दो तरह के मिरर पढ़ने हैं। कितने तरह के मिरर पढ़ने हैं? दो तरह के। पहला हमें पढ़ना है प्लेन मिरर। पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? प्लेन मिरर। और दूसरा हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। दूसरा हमें कौन सा मिरर पढ़ना है? दूसरा हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, और 10th की फिजिक्स में स्फेरिकल मिरर के अंदर आपके दो कंसेप्ट हैं। पहला है आपका कॉनकेव मिरर, और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से देखो, मिरर के अंदर अगर मैं पूरी क्लास 10th की फिजिक्स का बाइफर्केशन कर दूं, तो आपका पूरा मिरर इसी के अंदर आ जाएगा। आपको दो तरह के मिरर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है प्लेन मिरर, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? उसके बाद आपको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स के अंदर आपको दो तरह के मिरर्स पढ़ने हैं, यानी कि सबसे पहला क्या पढ़ना है? सबसे पहला पढ़ना है कॉनकेव मिरर, और दूसरा आपको क्या पढ़ना है? दूसरा आपको पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं मिरर, और साथ साथ मिरर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यानी कि मिरर पढ़ना है, उस मिरर के क्या वो है, और उसके बाद उन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज है। बस इतना आपको मिरर में पढ़ना है, उसका रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग मूव करते हैं। अब पहला टॉपिक जो हमारा है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पहला पार्ट क्या है हमारा? पहला पार्ट है हमारा प्लेन मिरर। अब ध्यान से देखो, प्लेन मिरर पहला पार्ट हमारा क्या है? प्लेन मिरर। तो ऐसा मिरर, अब घर में आप सबके शीशा लगाएं, इसको अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो एक नॉर्मल शीशा। घर में जो शीशा लगा हुआ है वो कौन सा मिरर है आपका? वो है आपका प्लेन मिरर। वो कौन सा मिरर है आपका? वो है आपका प्लेन मिरर। अब ऐसे मिरर की
कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब वो क्या प्रॉपर्टीज होती है वो ध्यान से समझ लो। 5 प्रॉपर्टीज है बस, सिर्फ और सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज है, और उस मिरर को आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब पहली, कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं? प्लेन मिरर, यानी कि कैसा मिरर है? प्लेन मिरर, जिसके सरफेसेस क्या है? प्लेन है। ऐसा मिरर जो हमारा कैसा है? प्लेन। ऐसे मिरर को हमने क्या नाम दे दिया? प्लेन मिरर या नॉर्मल घर का शीशा। अब इस मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इस मिरर की जो पावर होती है वो आपकी कितनी होती है? 0। पावर कितनी होती है? 0। दूसरी प्रॉपर्टी, इस मिरर की फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट। अब आप लोगों ने अपने फिजिक्स में रिफ्रैक्शन में एक पॉइंट पढ़ा होगा कि पावर जो है उसका फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, यानी कि अगर मेरी किसी भी चीज की पावर 0 है तो कैलकुलेट करो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई। f यहां चला गया, f इज इक्वल टू 1/0, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ऐसा मिरर जिसकी पावर 0 है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट है, ऐसे मिरर को हमने क्या नाम दे दिया? ऐसे मिरर को हमने क्या नाम दे दिया? प्लेन मिरर। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। फोर्थ, image size is same as that of object। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। अब ये एक वर्ड आया है लैटरली इन्वर्टेड। अब इस लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो। इस लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है, अगर मैं अपना मिरर के सामने लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो इमेज में मेरा कौन सा हैंड उठेगा? राइट हैंड उठेगा। अगर मैं राइट हैंड उठाऊंगा तो इमेज में मेरा कौन सा हैंड उठेगा? इमेज में मेरा उठेगा लेफ्ट हैंड। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दे दिया? लैटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट, इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ द इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट होगा मिरर के सामने, सेम उतने ही साइज की मेरी ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? उतने ही साइज की मेरी ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। 4 प्रॉपर्टीज हो गई। लास्ट प्रॉपर्टी, अब ध्यान से देखो। अब मैंने लिखा इमेज इज एट फिक्स्ड और सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? जितना दूर आपका मिरर से ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ होगा या रखा हुआ होगा, उतनी ही दूर मिरर के अंदर उसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यानी कि अगर मैं पूरे प्लेन मिरर को कंक्लूड कर दूं तो 5 प्रॉपर्टीज में या 5 लाइन में पूरा प्लेन मिरर पढ़ सकता हूं। पहली प्रॉपर्टी है, ऐसा मिरर जिसकी पावर कितनी होगी? 0 होगी। ऐसे मिरर को हमने क्या नाम दे दिया? प्लेन मिरर। ऐसा मिरर जिसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा, कौन सा हो गया? प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। ध्यान से समझ लो, एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं यहीं से। ये 5 पॉइंट से आपका एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ, इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी उसकी इमेज बनेगी। और इमेज इज एट द फिक्स डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितनी दूर मिरर से आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी दूर उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। 5 प्रॉपर्टीज है, और यहीं से पहले दो कोई भी ये चीज नहीं बताएगा। मैं बता रहा हूं, पहले 2 प्रॉपर्टीज से आपका एक एमसीक्यू आएगा, पक्का कर लो। एक एमसीक्यू, 1 नंबर का क्वेश्चन अपना पक्का कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब शुरू करते हैं अपना मेन पार्ट, वो है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, अब छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे अगर मिरर का सरफेस प्लेन है तो ऐसे मिरर को हमने क्या नाम दे दिया था? प्लेन मिरर। अगर मिरर का जो सरफेस है वो मेरा स्फेरिकल है, अगर जो मेरा मिरर का सरफेस है वो स्फेरिकल है, तो ऐसे मिरर को मैंने क्या नाम दे दिया? ऐसे मिरर को मैंने क्या नाम दे दिया? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर्स के अंदर मुझे 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है मेरा कॉनकेव मिरर और दूसरा टॉपिक है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। पूरा मिरर आपको एक ट्रिक से पढ़ा दूंगा, एक ट्रिक से। पूरा रिफ्लेक्शन, पूरा रिफ्रैक्शन, यानी पूरा ऑप्टिक्स आपका एक ही ट्रिक से कहीं लगा लेना, कभी फेल नहीं होगी। और ट्रिक का नाम है C=C ट्रिक। ट्रिक का क्या नाम है? ट्रिक का नाम है C=C ट्रिक। और यह चीज ध्यान रखना,
मेरी खुद की अपनी पर्सनल बनाई हुई ये ट्रिक है, मैंने खुद इस तरीके से ये ट्रिक बना के पूरा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक पार्ट में खत्म कर दिया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, सबसे जो पहला डाउट आता है वो ये डाउट आता है कि पता कैसे लगाएंगे कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो, छोटी सी एक ट्रिक बताता हूं। कॉनकेव केव कॉन्वेक्स केव, कॉनकेव के अंदर क्या आ रहा है, कॉनकेव के अंदर आ रहा है केव, और केव का मतलब हिंदी में क्या होता है, गुफा। और गुफा में कहां रहते हैं, इनसाइड, यानी अंदर की तरफ। बहुत मजेदार ट्रिक है, ध्यान से देखो। कॉनकेव का मतलब क्या है, गुफा, और गुफा में कहां रहते हैं, इनसाइड, यानी ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या हो गया, जहां से टकराने के बाद लाइट वापस जाएगी, जहां से टकराने के बाद हमारी जो लाइट है वो वापस चली जाएगी, यानी कि अगर ध्यान से देखो, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ हो गया, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो जाएगा, ऐसे मिरर को हम क्या नाम दे देंगे, ऐसे मिरर को हम क्या नाम दे देंगे, कॉनकेव मिरर। और इसी का उल्टा, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा बाहर की तरफ होगा, ऐसे मिरर को मैं क्या नाम दे दूंगा, ऐसे मिरर को मैं नाम दे दूंगा, ऐसे मिरर को मैं क्या नाम दे दूंगा, ऐसे मिरर को नाम दे दूंगा कॉन्वेक्स मिरर। याद कैसे रखोगे, केव, केव का मतलब क्या है, गुफा, और गुफा में कहां रहते हैं, अंदर, यानी इनसाइड। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा, ऐसे मिरर का क्या नाम होगा, कॉनकेव मिरर। और ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा, ऐसे मिरर का क्या नाम होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ट्रिक से दोनों मिरर्स याद हो गए। अब पूरी एक ट्रिक से पूरा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन खत्म करूंगा, और ट्रिक का नाम है आपका C=C ट्रिक। लास्ट तक वीडियो में बने रहना, आपको एक वीडियो के अंदर पूरा रिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। इसके अलावा आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले मिरर से। तो पहला मिरर है हमारा, पहला मिरर क्या है हमारा, पहला मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर। तो कौन सा मिरर है, केव मिरर, यानी कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ होगा, ऐसे मिरर का हमने क्या नाम दे दिया, कॉनकेव मिरर। अब हमें कौन मिरर स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है। अब ध्यान से देख लो वो चीजें क्या पढ़नी है। भाई ये तो आपका मिरर हो गया, इस मिरर के सरफेस का मिड पॉइंट को हमने एक वर्ड से डिनोट किया, पी। इस पी का नाम है पोल। इस पी का क्या नाम है, इस पी का नाम है पोल। पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस लाइन का क्या नाम हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का क्या नाम हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स बनते हैं। अब देखो, एक पॉइंट होता है हमारा एफ, इस हमारे पॉइंट का क्या नाम है, फोकस। एक हमारा पॉइंट होता है सी, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का हमारा क्या नाम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से सुनो, पोल से लेके फोकस तक की दूरी, पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हम क्या नाम देते हैं, एफ, यानी फोकल लेंथ। क्या नाम दिया हमने, फोकल लेंथ। अब पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, ध्यान से समझ लो, छोटा सा कंसेप्ट है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हमने क्या नाम दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। यानी जो हमारा आर है ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो हमारा एफ है, यानी कि पोल से लेके फोकस तक की दूरी को, या फोकस को मैं अगर कैपिटल पी से डिनोट कर लूं, ठीक है, तो पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हमने क्या नाम दे दिया, एफ। एफ का मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब आर और एफ में, आर और एफ में अपना एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या है वो देख लो, ट्वाइस ऑफ एफ इज इक्वल टू आर, यानी आर इज इक्वल टू एफ बाई टू।
अब इसका मतलब क्या है, अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, वो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर। अब तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो आपका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका फोकल लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें समझ में आई। अब स्टार्ट करते हैं हमारी इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा रूल्स, कि भाई इमेज बनती कैसे है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर। आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर। अब इमेज कैसे बनती है, उसके क्या रूल्स हैं, कुछ नहीं है, 4 रूल्स पढ़ने हैं बस और बस, आपको 4 रूल पढ़ने हैं। पहला रूल, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, भाई दोनों को एक साथ लेके चलेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इधर बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर और इधर बना दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर। अगर मेरा कोई भी मिरर है और उससे मेरी कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ करें, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अगर ये देखो ये दोनों लाइंस आपस में कैसी है, पैरेलल, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। यही है आपका पहला रूल इमेज फॉर्मेशन का। यानी कि अगर मैं दोबारा बोलूं, इफ अ रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis, then after reflection it will go through the focus। कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में होगा आपका, देखिए ऐसे, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, भाई अब ध्यान से देखो, क्योंकि इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, तो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, वो जाएगी फोकस से। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रूल। दूसरा रूल, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये रूल समझ लेना, इमेज फॉर्मेशन एक बार में समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर सेकंड रूल ने बोला अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से आई है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किससे आई है, फोकस से पास करके आई है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। सेम केस यहां पे भी है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से आई है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड रूल, चलो ये मिटा दूं दो। अब जो मेरा थर्ड रूल है, थर्ड रूल ने क्या कहा है, थर्ड रूल ने ये बोला अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो जैसे आई थी, मतलब जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ अ रे ऑफ लाइट, ये मेरा थर्ड रूल, इफ अ रे ऑफ लाइट passes from center of curvature then it will retreats its path and go back as it comes। यानी कि जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। और आपका फोर्थ और लास्ट रूल, और यही 4 रूल है आपके पूरे इमेज फॉर्मेशन में काम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको वही पढ़ाऊंगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बहुत आसान है अगर ये 4 रूल समझ में आ गए। और चौथा रूल हमारा ये है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मान लीजिए डायरेक्ट पोल पे आई, अब ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट ने, इंसिडेंट रे ने और प्रिंसिपल एक्सिस ने आपस में एक एंगल बना लिया। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और टकराने के बाद वापस भी जाएगी।
तो चौथा रूल हमारा ये है कि जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद या टकराने के बाद वो उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी, यानी कि इस केस में एंगल आई हमेशा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। तो ये चार रूल्स हो गए आपके इमेज फॉर्मेशन के, ये चार रूल्स आपके क्या हो गए, इमेज फॉर्मेशन के चार रूल्स हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर। देखो पूरी लाइट की ऑप्टिक्स में, यानी पूरी 10th क्लास की ऑप्टिक्स में बच्चों को जो चीज समझ में बिल्कुल नहीं आती वो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर। कितने मिरर हैं, दो मिरर, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। कितने मिरर हैं, दो मिरर है, कॉनकेव मिरर है और एक मिरर क्या है, एक मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं एक ट्रिक से, यानी ट्रिक, अब मैंने ट्रिक की बात करी थी ना, ट्रिक का नाम है C=C ट्रिक। इस एक ट्रिक से आपको पूरा इमेज फॉर्मेशन, कितने इमेज फॉर्मेशन है, 6 केस, 1 2 3 4 5 और 6 केसेस है आपके कॉनकेव मिरर के केस में। ध्यान से देखो, 6 केसेस तो है आपके कॉनकेव मिरर के केस में और दो केसेस हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो ये है आपके टोटल 8 केसेस, और ऐसे ही जाके लेंस में भी जाके आपके 8 केसेस है। तो टोटल जो 10th क्लास में 16 केसेस है। अब मुश्किल है याद रखना, तो एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है C=C ट्रिक। एक ट्रिक से हम पूरा इमेज फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इमेज फॉर्मेशन, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, एक बार में अगर ध्यान से समझ लोगे एक बार में समझ में आ जाएगा। पहला इमेज फॉर्मेशन, कौन सा मिरर ले रहे हैं हम, स्टार्ट करते हैं हम कॉनकेव मिरर से। कौन सा मिरर ले रहे हैं, कौन से मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेम पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ट्रिक क्या है, आपको ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब मुझे इसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है। आपको अपने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पोल की तरफ पास लेके आना है। क्या करना है, दोबारा सुन लो, आपको अपने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पोल की तरफ पास लेके आना है, और आप लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि जो आपकी इमेज होगी वो धीरे धीरे पोल से पीछे हटती चली जाएगी। अब देखो कैसे, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया। अब बहुत दूर को फिजिक्स की टर्म्स में क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। फिजिक्स को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। सपोज कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आई है, याद करो इमेज फॉर्मेशन का रूल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। कहां से चली जाएगी, आपकी फोकस से चली जाएगी। नेक्स्ट, अब एक ऑब्जेक्ट से एक रे तो आएगी नहीं, बहुत तरह की, यानी बहुत सारी रेज आ सकती है। सपोज ये मेरी सेकंड रे आ गई, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब हमने जब इमेज पढ़ा था, इसी वीडियो की स्टार्टिंग में जब इमेज पढ़ा था, तो हमने क्या समझा कि जहां पे दो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मीट अप करेंगी, उस पॉइंट पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। अब ध्यान देखो, तीन चीजें और समझ लो। यू से हम डिनोट करेंगे ऑब्जेक्ट को, वी से हम डिनोट करेंगे उसकी इमेज को, और एफ से हम डिनोट करेंगे फोकल लेंथ को। और यही तीन चीजें आपका पूरा रिफ्लेक्शन के जो आगे न्यूमेरिकल्स हैं सेम उसमें भी काम आएगी, ठीक है। अब ध्यान देखो, यू, वी, साइज, नेचर। यू का मतलब है ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, बहुत दूर रखा, तो बहुत दूर को फिजिक्स में क्या नाम दिया, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनी, जहां पे दो रेज ऑफ लाइट आपस में टकराई, यानी एट फोकस। साइज, साइज कैसा है भाई, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा था, बहुत छोटी इमेज बनेगी, यानी पॉइंट साइज्ड इमेज। क्या बनेगी, पॉइंट साइज्ड। और नेचर, नेचर हमेशा कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। 6 केसेस है, 6 में से 5 केसेस में कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला केस। चलो फटाफट बाकी के केसेस भी कवर करते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2, अब देखो केस नंबर 2, सेकंड केस क्या है मेरा, मैंने क्या बताया था, धीरे धीरे आपको ऑब्जेक्ट को पास लेके आना है, और धीरे धीरे जो आपकी इमेज होगी, धीरे धीरे जो आपकी इमेज होगी वो क्या हटती चली जाएगी, मिरर से दूर हटती चली जाएगी। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां आ गया, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, अब ऑब्जेक्ट आ गया आपका, मान लीजिए यहां, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सेम कंसेप्ट, रे ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल आई है, तो कहां से जाएगी,
फोकस से जाएगी, आ जाएगी फोकस से जाएगी। चलो नेक्स्ट, कोई भी रे ऑफ लाइट मान लीजिए आपकी फोकस से आई है, लगाओ रूल फॉर्मेशन। अगर फोकस से आई है तो कैसे जाएगी, फोकस से आने के बाद कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब प्रिंसिपल जहां पे देखो रिफ्लेक्शन के बाद कहां कटी, यहां कट गई। जहां पे मेरी इमेज कटी है या जहां पे मेरा इंटरसेक्शन हुआ है दो रेज का, वहां पे मेरी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब यू मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इमेज कहां बनी, बिटवीन सी और एफ, और सी और एफ के बीच मेरी इमेज बनी। साइज कैसा है, अभी भी छोटा है, स्मॉल स्मॉल साइज बनेगा। और नेचर मेरा कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। दो केसेस हो गए, पैटर्न बिल्कुल सेम है। धीरे धीरे आपको ऑब्जेक्ट को पास लेके आना है और धीरे धीरे आपकी जो इमेज है वो पीछे हटती चली जाएगी। चलो फटाफट चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस पे अब देखो यहां आएगी ये ट्रिक काम, C इक्वल टू सी ट्रिक। अब ऑब्जेक्ट को पास लेके आना, यानी ऑब्जेक्ट मेरा कहां आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट मेरा कहां आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब सेम रेज जाएंगी, पैरेलल आई है, कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। नेक्स्ट, कोई भी रे अगर फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यानी कि सी पे ही मैंने ऑब्जेक्ट रखा था, सी पे ही मेरी इमेज बन गई। अब देखो C इक्वल सी, यानी साइज कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। साइज मेरा कैसा हो जाएगा, इक्वल साइज का हो जाएगा, या सेम साइज का भी लिख सकते हैं। और नेचर मेरा कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गए मेरे तीन केसेस पूरे, ठीक है। सी से पहले तक, सी से पहले तक इमेज का साइज जो है वो छोटा है। दोनों केसेस में आप लोगों ने देखा होगा इमेज का जो साइज बना है वो छोटा बना है। सी के बाद, यानी सी पे रखते ही मेरा साइज कैसा हो गया, इक्वल का बन गया। और सी के बाद मेरे सारे केसेस कितने बने, मैग्नीफाई के हो जाएंगे, यानी बड़ी इमेज बननी शुरू हो जाएगी। चलो फटाफट बाकी के तीन केसेस भी कवर कर लेते हैं। अब देखो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को और पास लाना है, तो अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, मान लीजिए आपका यहां आ गया ऑब्जेक्ट। भाई पैरेलल आई है तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर फोकस से जाइए तो कहां जाएगी, पीछे जाके मिलेगी। अब देखो यू, यू मेरा कहां था, यू मेरा था बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और वी, वी मेरा कहां बना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी के पीछे। ट्रिक लगाओ, कैसी ट्रिक है, सी इक्वल टू सी ट्रिक, यानी साइज कैसा हो जाएगा, लार्ज या मैग्नीफाइड। क्यों हुआ मैग्नीफाइड, क्योंकि सी तक तो सी पे पहुंचने तक तो साइज बना छोटा, सी पे जाने के बाद साइज बन गया मेरा इक्वल। और सी के बाद सारे केसेस मेरे किसके हैं, मैग्निफिकेशन के। नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर मेरा कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आया यहां तक। चलो अब बचेंगे सिर्फ दो केस बचे, फटाफट से उनको भी खत्म करते हैं। अब आ गए हम अपने फिफ्थ केस पे। कौन से केस पे आ गए अब हम अपने फिफ्थ केस पे। अब देखो फिफ्थ केस क्या है, ऑब्जेक्ट धीरे 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 क्या आ रहा है, पास आ रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां आ गया, फोकस पे आ गया। नेक्स्ट रह गई अगर, ठीक है, तो फोकस से गई तो कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले तो कहां से जाएगी, फोकस से। अब हमने थर्ड रूल पढ़ा था इसी वीडियो के स्टार्टिंग में, आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। अब देखो रूल क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो जैसे गई थी वैसे ही रिट्रीट करके अपने पाथ को वापस ले जाएगी, ठीक है। अब क्या ये रेज कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही, पैरेलल है। तो जो चीज कहीं नहीं मिलेगी वो कहां जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। तो यू मेरा क्या हो गया, यू मेरा हो गया एट एफ, यानी यू मेरा कहां रखा है, एट फोकस पे। वी मेरा कहां रखा है, वी मेरा कहां बना, एट इनफाइनाइट पे। साइज मेरा कैसा हो गया, हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर मेरा कैसा हो गया, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर मेरा कैसा हो गया, रियल हो गया और इन्वर्टेड हो गया। ये हो गए मेरे पांच केस। एक लास्ट केस बचता है आपका कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर कंप्लीट। अब देखो, और ये केस
आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, सिक्स्थ केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आएगा इस केस का, ठीक है। अब देखो केस क्या है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके आना है, फोकस और पोल के बीच में आ गया, पैरेलल कहां चली गई, फोकस से चली गई। अब सेम, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो जैसे गई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। अब देखो ये यहां पे अगर मैं एक्सपेंड करूं तो बढ़ रही है, तो अगर मैं इसे पीछे की तरफ एक्सपेंड कर दूं तो ये रेज मेरी आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट। और हमने अभी अभी पढ़ा रूल कि जहां पे मेरी दो रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे मेरी इमेज बनेगी। तो यू मेरा कहां था, बिटवीन फोकस एंड पोल। यू मेरा कहां था, बिटवीन फोकस एंड पोल। वी मेरा कहां बना, मिरर के पीछे, यानी कि बिहाइंड द मिरर। साइज, साइज मेरा कैसा हो गया, हाईली मैग्नीफाइड। साइज मेरा कैसा हो गया, हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर सिर्फ 6 में से, इसलिए मैंने इस केस को क्या कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट केस, क्योंकि 6 में से सिर्फ इकलौता केस यही एक ऐसा है जिसमें जो मेरा इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। इसी 6 केसेस के साथ हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो कंप्लीट होता है, कॉनकेव मिरर कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस पढ़ने हैं। कितने केसेस पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं 2 केसेस, सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस पढ़ने हैं। कितने केसेस पढ़ने हैं, 2 केसेस पढ़ने, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मैं खुद भी जानता हूं वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस एक वीडियो में आपका पूरा रिफ्लेक्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो के अंदर पूरा रिफ्लेक्शन कवर हो जाएगा, ध्यान से पूरी एंड तक वीडियो के साथ बने रहो। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं, कौन सा मिरर, अब हमारा जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब ध्यान से देखो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी कि इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कहां है, बाहर की तरफ है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यू वी साइज और नेचर, ठीक है। यू वी साइज और नेचर। अब पहला केस बिल्कुल सेम है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, सेम ट्रिक है, बहुत दूर यानी इनफाइनाइट। कोई भी रे ऑफ लाइट आई, कहां चली गई, रिफ्लेक्ट करने के बाद चली गई, लेकिन हमने क्या माना, कहां पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। सेम, रिफ्लेक्ट कर गई फोकस पे, जहां पे दो रेज ऑफ लाइट मेरी इंटरसेक्शन के बाद मीट करेंगी वहीं पे मेरी क्या बनेगी, इमेज। तो एट एफ, यू मेरा कहां है, यू मेरा है एट इनफाइनाइट। साइज कैसा होगा, स्मॉल। एक चीज ध्यान रख लो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज का साइज हमेशा स्मॉल बनेगा, ठीक है, और नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गया आपका पहला केस। चलते हैं नेक्स्ट केस पे, कौन सा केस, सेकंड केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो, अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में एक ही केस है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो भाई, इन्फिनिटी पे रख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लो, फोकस पे रख लो, कहीं भी रख लो, ठीक है, कहीं भी रख लो, इमेज एक ही जगह बनेगी। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है, बाहर की तरफ है। अब फोकस से जाएगी, सेम हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाएगी, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाएगी। कहां कटी, कहां कटी, तो यू बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, वी कहां बना, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज कैसा हो गया, साइज हो गया मेरा इसका स्मॉल, हमेशा स्मॉल, और नेचर मेरा हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और इसी के साथ आपके कॉन्वेक्स मिरर के भी 2 केसेस खत्म होते हैं। एक शॉट में 10 मिनट का टॉपिक और रह गया, एक शॉट में पूरा रिफ्लेक्शन खत्म करेंगे, ठीक है।
इसके बाद जो आपको पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है आपको दोनों मिरर के यूजेस। पहला है आपका कॉनकेव मिरर का यूज और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज। याद कर लो, कॉनकेव मिरर आपके यूज होंगे हेडलाइट्स में, सोलर कुकर्स में, मैं लिख देता हूं हेडलाइट्स में, सोलर कुकर में, और डेंटिस्ट, आपके दांत को डीके को देखने के लिए जो मिरर यूज होता है वो भी मेरा यही होता है। शेविंग मिरर्स में भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर आपका यूज होता है रियर व्यू मिरर में। रियर व्यू मिरर मतलब जो आपके गाड़ियों के शीशे होते हैं उसे हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर। उसे क्या बोलते हैं? रियर व्यू मिरर। यानी कि जो मिरर हमारा गाड़ियों के शीशे में यूज होता है उस मिरर को हमने क्या नाम दे दिया? कॉन्वेक्स मिरर। उस मिरर को क्या नाम दे दिया? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मिरर कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है, मतलब रिफ्लेक्शन में पढ़ना है, वो है साइन कन्वेंशन, और एक आपको पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। इसी वीडियो में वो टॉपिक भी खत्म करते हैं। देखो, साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। अब देखो, साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला क्या है। यानी कि अगर हमें तीन चीजें, आपको सेम चीजें पढ़नी थी। यू मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। वी मेरा क्या है? इमेज। और एफ मेरा क्या है? फोकल लेंथ। ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, मिरर फॉर्मूला लगा के। सेम चीज है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, वी हमारा इमेज है, और एफ हमारा क्या है? एफ हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्योंकि हमें कुछ चीजों का यूज करना है तो हमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। अब देखो कैसे। अगर मैं आपको एक ग्राफ पेपर बना के दूं, ये मेरी कैसी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। और ये मेरी कैसी हो गई? वाई एक्सिस। ये एक्सिस कौन सी हो गई? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये एक्सिस कौन सी हो गई मेरी? नेगेटिव वाई एक्सिस। ये एक्सिस मेरी कौन सी हो गई? नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस पे अपना मिरर बनाऊं, कौन सा मिरर? सबसे पहले मैं बना रहा हूं कॉनकेव मिरर। सबसे पहले मैं बनाता हूं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बनाया? कॉनकेव मिरर। अब देखो, मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखो, फोकस भी नेगेटिव एक्सिस की तरफ पड़ रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव एक्सिस की तरफ पड़ रहा है। यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में आपका जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखेंगे, इधर की साइड ही रखेंगे, तो जो मेरा यू ऑब्जेक्ट होगा वो भी नेगेटिव होगा, और जो मेरी इमेज बनेगी वो भी सब इधर ही बनती है, तो जो मेरी इमेज है वो भी कैसी होंगी? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को कैसे रखेंगे? ऐसे, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिनोट करूं एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे रखा है? ऐसे रखा है परपेंडिकुलरली, तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कैसी होगी? पॉजिटिव। अब कॉनकेव मिरर के केस में आप लोगों को पता है इमेज कैसी बनती है? हमेशा इन्वर्टेड, यानी उल्टी। तो जो हाइट ऑफ इमेज है वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। ये आपको 5 चीजों में पूरा साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर का खत्म। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या चेंजेस आएंगे वो ध्यान से देखो। कैसे बनेगा कॉन्वेक्स मिरर? ये बन गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये बन गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। अब पोल कहां पे है? यहां पे। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रख रहे हैं, तो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव। ये मेरा क्या हो गया? फोकस। ये मेरा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस तक की दूरी क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी कॉन्वेक्स मिरर की? पॉजिटिव। इमेज सब इधर बन रही है, तो कैसी हो जाएगी? इमेज भी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हैं यानी परपेंडिकुलर रख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल और इरेक्ट, यानी जो इमेज है वो भी सीधी बन रही है, तो सीधी इमेज यानी ऊपर की तरफ, तो हाइट ऑफ इमेज भी मेरी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और ये हो गया मेरा साइन कन्वेंशन कौन से मिरर का? कॉन्वेक्स मिरर का कंप्लीट। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एक टॉपिक पढ़ना है, वो है मिरर फॉर्मूला। अब देखो मिरर फॉर्मूला क्या है।
अब आपको एक टॉपिक पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी मिरर की फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपस में रिलेट करता है, ऐसे फॉर्मूले को हमने क्या नाम दे दिया? मिरर फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूले को हमने क्या नाम दे दिया? मिरर फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, मिरर फॉर्मूला है क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये हो गया मेरा मिरर फॉर्मूला, पूरा मिरर फॉर्मूला। अब क्योंकि इस मिरर फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज की यूज करनी पड़ेगी? साइन कन्वेंशंस मस्ट बी, साइन कन्वेंशंस मस्ट बी यूज्ड। साइन कन्वेंशंस मस्ट बी यूज्ड, यानी कि अगर हमें मिरर फॉर्मूले का यूज करके अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो हमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका एक फॉर्मूला और है, वो है मेरा किस चीज का? मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, ये फॉर्मूला है आपका मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। सेम मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन, ये भी मैग्निफिकेशन, तो दोनों चीजों को मैं आपस में बराबर रख सकता हूं। तो माइनस v अपॉन यू बराबर एच आई अपॉन एच ओ। अगर ध्यान से देखोगे, एक फॉर्मूला मेरा ये, एक फॉर्मूला मेरा ये, और एक फॉर्मूला मेरा ये, और एक फॉर्मूला मेरा ये, यानी कि 4 फॉर्मूले। इन 4 फॉर्मूले में आपका पूरा मिरर फॉर्मूला कंप्लीट होता है, कवर होता है। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f है मेरा फोकल लेंथ, v है मेरा इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और u मेरा क्या है? u है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेम मैग्निफिकेशन के लिए m इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, माइनस v अपॉन यू इज इक्वल, दोनों को बराबर रख दूं तो माइनस v अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच यू। अब m मेरा क्या है? मैग्निफिकेशन। अब दो चीजें और समझ लीजिए और आपका पूरा रिफ्लेक्शन खत्म। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ जाए, पहला केस, अगर मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ जाए तो जो इमेज का साइज होगा वो होगा इक्वल। अगर मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, सेकंड केस, तो जो मेरा इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा? मैग्निफाइड होगा। अब थर्ड, अगर मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आ जाए तो जो मेरा इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा? स्मॉल। और ये 3 साइन कन्वेंशन ही यूज करके मैंने अपना पूरा रिफ्लेक्शन यानी पूरे जो मिरर फॉर्मूले का यूज है वो बता दिया आपको। अब इसमें हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन गिवन होंगे हम इन फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक शॉट में, एक वीडियो में आपका पूरा रिफ्लेक्शन खत्म होता है। स्टिल आपको इसके बाद भी, इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मेरी इंस्टा आईडी भी आप लोगों के पास है, दोनों अकाउंट। ठीक है, आप लोग मुझे वहां भी, आप मेरा मोबाइल नंबर भी आप लोगों के पास है। स्टिल आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, इंस्टा पे पूछ लेना या कॉल करके पूछ लेना, जहां भी डाउट हो पूछ लेना। इस एक वीडियो को, मेरी गारंटी है, इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा रिफ्लेक्शन आपका खत्म होता है। ठीक है, पूरा रिफ्लेक्शन आपका खत्म होता है। ठीक है, 1 घंटे की आपकी वीडियो बनाई है, 1 घंटे में पूरा आपका रिफ्लेक्शन समझा दिया। स्टिल अगर आपको कहीं भी डाउट हो, मैं आप यहां पे मेंशन कर देता हूं। ये मेरा इंस्टा का पहला अकाउंट है, ये दूसरा है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं भी आपको डाउट हो या कमेंट्स में पूछ लेना, आप लोग मेरे से कंफर्म कर लेना, पूछ लेना, लेकिन कंफ्यूज मत होना। और मेरी गारंटी है बोर्ड में ये एक वीडियो देख के चले जाओ, रिफ्लेक्शन का आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।